तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के एपिसोड 5 को। अब तक तो हमें ये समझ आ चुका है कि यहाँ एक साथ दो टाइमलाइंस की कहानियाँ चलती हैं। पास्ट में जो कुछ भी हुआ था वैसे ही कुछ अब प्रेजेंट में भी होता दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं फिलहाल इस एपिसोड में क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत होती है पास्ट से, जहाँ किम दम सेवा को मुखिया के भेजे आदमियों से बचाता है। दोनों छुप जाते हैं और फिर किम दम सेवा को अपने साथ गांव लेकर जाता है। दोनों को साथ में एक आदमी देख लेता है और जाकर मुखिया को बता देता है। मुखिया और उसकी मिस्ट्रेस बहुत खुश होते हैं कि चलो अच्छा हुआ जो जलपरी खुद ही आ गई गांव। अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे जलपरी पे ब्लेम लगाया जा सके और हम उसे पकड़ सके। तभी एक आदमी आता है वहाँ मुखिया से मिलने। वो एक मर्चेंट था जो कहीं दूर से आया हुआ था और मुखिया उसे कुछ ब्लैकमेल कर रहा था। दोनों आपस में बहस करते हैं, फिर वो आदमी चला जाता है। अगले दिन बीच पर लोगों को एक आदमी की लाश मिलती है। वो उसी आदमी की थी जो उस रात मुखिया से मिला था। किम दम को वहाँ का डॉक्टर बताता है कि इसकी मौत कैसे हुई वो समझ नहीं आ रहा। ना इसका गला दबाया गया, ना इसको जहर दिया गया और ना किसी और तरह से मारा गया। दूसरा आदमी बताता है कि गांव में ये अफवाह फैल गई है कि इस पे जलपरी ने जादू टोना करके मार दिया। किमदम कहता है कि वो सच का पता जरूर लगाएगा और उसे मुखिया पे पूरा शक था। होंगनान, मुखिया की मिस्ट्रेस, एक तांत्रिक औरत को लेकर किमदम के ऑफिस आती है और कहती है कि इसके हिसाब से एक बहुत बुरी जलपरी यहाँ छुपी हुई है। उसके साथ बहुत से लोग भी आए हुए थे। होंगनान को रोकने पे वो मुखिया के नाम पे धमकी देती है और ज़बरदस्ती वहाँ की छानबीन करना चाहती है। किमदम को अपने एक आदमी से पता लगता है कि उसके ऑफिस की तलाशी ली जा रही है और वो भागता हुआ उधर जाता है। सेवा एक ड्राइंग देखकर याद करती है कि किमदम ने उसे कहा था कि वो सपने में उन दोनों को एक अजीब सी दुनिया में देखता है और उसी को उसने ड्रॉ किया है। उसे नहीं पता था कि ये उसका वहम है या किसी दुनिया का फ्यूचर, पर उसे ये ज़रूर पता था कि जो यहाँ हो रहा है वो वहाँ भी होगा। होंगनान लोगों के साथ जलपरी को मारने के एम से पहुँचने ही वाली थी। इधर क्रिमिनल डे यंग जून के घर का डोरबेल बजाता है और सिम चोंग यानी जलपरी आंसर करती है। एक तरफ किमदम भागता चला जा रहा था जलपरी को बचाने और दूसरी तरफ जून पुलिस बैरिकेड तोड़ के अपनी गाड़ी घुसाता चला जा रहा था चोंग के पास। और एक बात तो आपने ध्यान दिया ही होगा कि पुराने टाइम में जो मुखिया था वही अभी का दे यंग था। समय रहते जून पहुंच जाता है और दे यंग से आईडी मांगता है तो वो वहां से भाग निकलता है। तभी पुलिस वाले आकर जून से सवाल करते हैं कि इतनी स्पीड में क्यों आया। जून कहता है एक मर्डरर लूज है और मेरी गर्लफ्रेंड अकेली थी, उसे बहुत जल्दी डर लग जाता है तो मैं भागता चला आया। चोंग कहती है मुझे नहीं डर लगता, तो जून हंस के कहता है ये ऐसे ही बोल रही है, इसे डर लगता है। आईडी मांगने पे वो अपने बहुत सारे आईडीज में से एक दे देता है। तभी जो डिटेक्टिव जून को पहचानता था वो उस तरफ आ रहा था। उसे ऐसा लग भी रहा था कि जून को कहीं देखा हुआ है, पर वो वहां तक पहुंचता उससे पहले कहीं से कॉल आता है ये बताने के लिए कि दे यंग को यहीं पास में देखा गया था। वो कॉल असल में नमदो ने किया था उन लोगों को वहां से निकालने के लिए और इस तरह से मामला संभल जाता है। अंदर आकर जून गुस्सा करता है कि बिना जाने किसी के लिए भी तुमने दरवाजा क्यों खोल दिया। चोंग बड़े भोलेपन से कहती है शार्क नहीं था ना, इसलिए खोल दिया। अब चोंग है तो जलपरी ही, तो उसे बस शार्क से डर लगता था। जून कहता है इंसान ज़्यादा खतरनाक होते हैं शार्क से। फिर चोंग जून को टीवी दिखा के पूछती है कि इसमें जो छोटे छोटे लोग थे वो लोग कहाँ गए, बुला सकते हो उन्हें। जून भी मजा ले लेता है कि हाँ वो मेरे किराएदार हैं और वहाँ ही रहते हैं, मैं बुला तो दूंगा पर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। गिव एंड टेक, मैं उन्हें बुला दूंगा और उसके बदले में तुम्हें बताना होगा कि स्पेन में क्या हुआ था। पर चोंग नहीं मानती और नहीं बताती। जून गुस्से से उसे घूरता है तो वो शर्माने लगती है, पर जून कहता है मैं और वेट नहीं कर सकता, अगर कल तक तुमने नहीं बताया तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। कैंग सियो दे यंग से फ़ोन पे बात करती हुई जून का एड्रेस मांगती है। तभी उसका बेटा ची ह्योन आता है। उसने जून का नाम सुन लिया था। उसकी माँ जब अंदर जाती है तो वो उनके फ़ोन से जून का एड्रेस ले लेता है। फिर अपनी माँ से बात करते हुए उनका फ़ोन पानी में गिरा देता है जानबूझकर और बदले में नए फ़ोन देने को कहता है ये बोलकर कि ये फ़ोन तो ऐसे भी पुराना हो गया है। इधर जून कमरे में आके लेटा था तो चोंग को देखकर डर ही गया क्योंकि उसके सिर्फ बाल ही दिख रहे थे। चोंग कहती है मैं बस तुम्हें देखना चाहती थी। फिर कहती है तुम्हारे दोस्त क्यों नहीं आए अब तक। जून कहता है वो लोग आज नहीं आएंगे, तो वो हंसती है ये बोलकर कि आज बस हम दोनों हैं यहाँ। तो जून उस पर हंसता है। वो कहती है
तुम्हें मेरा ऊपर रहना अच्छा नहीं लग रहा तो मैं नीचे आ जाती हूँ तुम्हारे पास। जून कहता है हाँ हाँ आओ नीचे, फिर इधर ही से बाहर भी निकल लेना। तो वो वापस ऊपर चढ़ जाती है। च्योंग को अगले दिन के बारे में सोच के नींद ही नहीं आ रही थी। वो बस चाह रही थी कि समय इसी पल पे रुक जाए। अगले दिन ये सुन जून के लिए फ्लावर्स लेके आती है। च्योंग उसे घुसने ही नहीं दे रही थी, ये बोल के कि तुम मेरे लिए अजनबी हो और मैं अजनबियों के लिए दरवाज़ा नहीं खोलती। फिर खोलती भी ऐसा है जिससे ये सुन गिर जाती है। फिर स्टाइल से अंदर आते हुए कहती है अंदर आओ, ज़मीन पे क्यों हो। ये सुन अंदर आती है तो उसको पता चलता है कि पिछली रात च्योंग और जून घर में अकेले थे। तो वो एकदम चिढ़ जाती है और कहती है मैं और जून शादी करेंगे फ्यूचर में और साथ में रहेंगे प्यार से। तुम तो बस एक लीच की तरह उससे चिपकी हुई हो और उसका खून पी रही हो। जून ने कभी बोला भी है कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है? नहीं ना, फिर तुम क्यों हो यहाँ से, चली जाओ। और दरवाज़ा की तरफ उंगली दिखाती है। बस फिर क्या, च्योंग को आता है गुस्सा और वो जोर से उसकी उंगली काट लेती है। जून आकर उसे डांटता है कि पागल कुत्ता हो क्या, क्यों काटा इसे। ये सुन नाटक करके कहती है कोई बात नहीं, इतना मत डांटो, मुझे उतना भी दर्द नहीं है। तो च्योंग उसे घूरती है। च्योंग टीवी देखती है जिसमें बताते हैं कि सीजन के पहले स्नोफॉल में अगर अपने प्यार का कन्फेशन किया जाए तो वो सच हो जाता है, जिसको वो सच मान लेती है। जून च्योंग को खाना बना के खिलाता है, फिर एक सेल फोन और बस कार्ड देकर जाने को कहता है और कहता है कि तभी कॉल करे जब सब कुछ बताने को रेडी हो। च्योंग एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करके कहती है कि जिस दिन पहला स्नोफॉल हो उस दिन जून उससे वहां आकर मिले, वो कुछ बताएगी। कहती है जून प्रॉमिस करेगा तभी वो जाएगी। गिव एंड टेक। जून मान जाता है। च्योंग चली जाती है और जून ऊपर से जाते हुए देखता है। जून ने उसे भेज तो दिया था पर उसके फ़ोन में ट्रैकर लगा दिया था। नमदो और तेओ जून पे थोड़ा गुस्सा करते हैं कि इतने ठंडे मौसम में बेचारी को अकेले घर से निकाल दिया। नमदो ने नेक्स्ट टारगेट ढूंढ लिया था फ्रॉड करने के लिए। वो और कोई नहीं बल्कि येसुन की भाभी जिनजो ही थी। जिनजो अपनी मेड यानी जून की मम्मी को लेकर कहीं भी जाती थी तो सब उसे ही मालकिन समझने लग जाते थे। तो इस बात से नाराज होकर जिनजो उसे नौकरी से ही निकाल देती है। पर फिर जून की स्टेप मॉम आकर उसके भेजे खाने की बहुत तारीफ करती है। कहती है कि उसके हस्बैंड ने कितने समय से इतने अच्छे से नहीं खाया था। तो ये सुनकर जिंजू अपनी मेड को वापस से बुला लेती है क्योंकि खाना तो उसी ने बनाया था। च्योंग अपनी भिखारन दोस्त से मिलती है और फेंके हुए कपड़ों में से कपड़े सेलेक्ट करती है। च्योंग उससे पूछती है कि पैसे कैसे कमाया जाए, तो वो उसे पैम्पलेट्स बांटने के लिए खड़ा कर देती है। च्योंग बहुत एक्साइटेड होकर कहती है कि वो बहुत सारे पैसे कमा के जून को दे देगी क्योंकि वो तो हमेशा पैसों के बारे में ही बात करता था। जून उसको ट्रैक करता हुआ आ जाता है और चुपके से देखता है कि वो क्या कर रही है। उससे कोई पैम्पलेट्स ले ही नहीं रहा था तो जून कुछ स्टूडेंट्स को पैसे देता है पैम्पलेट्स लेने के लिए। च्योंग भूखे पेट ठंड में काम कर रही थी तो जून एक औरत के हाथों उसके लिए गर्म मफलर और खाना भेजता है। एक लड़का आकर च्योंग से नंबर मांगता है ये बोलकर कि तुम एकदम मेरे टाइप की लड़की हो। वो देने वाली होती है तभी जून उसे कॉल करके कहता है कि मैं बताना भूल गया था, कोई नंबर मांगे तो नहीं देना, वो लोग खराब लोग होते हैं। तो च्योंग उसे डराकर भगा देती है। जून जिस ट्रॉली के पीछे छिपा था वो ट्रॉली ही चला जाता है तो जून को सामने आना पड़ता है। च्योंग उसे देखकर बहुत खुश होती है। जून कहता है कि वो किसी काम से इधर आया था और उसे जाना होगा। तो च्योंग उसके कान में कहती है कि मैं यहाँ बहुत पैसे कमाऊंगी, फिर सारे तुम्हें दे दूंगी। जून का स्टेप ब्रदर चीह्यून अपने स्टेप डैड यानी जून के डैड से पूछता है कि क्या वो जून को मिस करते हैं, अब तो उसे घर आ जाना चाहिए। तो जून के डैड बताते हैं कि उन्होंने ड्राइवर को कह रखा है जून का पता लगाने को। इसके बाद भी चीह्यून उन्हें नहीं बताता कि उसे जून का एड्रेस पता है। सीजन का पहला स्नोफॉल शुरू होता है और जून को च्योंग से किया प्रॉमिस याद आता है। इधर च्योंग भी स्नोफॉल देखकर एक्साइटेड होकर भागती हुई टावर की तरफ जाती है। जून भी देखता है कि च्योंग टावर की तरफ दौड़ती जा रही है तो वो भी घर से निकलता है उस तरफ जाने के लिए। च्योंग बस से उतरकर टावर की तरफ दौड़ती है पर तभी एक कार आकर उसे टक्कर मार देती है और वो वहीं रोड पे गिर जाती है। टक्कर मारने वाला जून का स्टेप ब्रदर ही था। इधर जून टावर पहुंचता है तो च्योंग वहां नहीं थी। वो उसका लोकेशन देखता है तो उसे लगता है कि वो पहुंचने वाली ही है। उसे नहीं पता था कि वो बेचारी तो सड़क पर पड़ी है। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में देखते हैं कि च्योंग के साथ क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।